स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए आज जो है हमारे पास में जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ा था। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि अब जब भी हम क्या करते हैं किसी भी स्लैब को, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम कहाँ रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब कि क्या हो जाता है, उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे थे कि क्या है, वो आपके पास में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्रिएट कर लेता है। इंड्यूस जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है यानी क्या आ जाता है, वहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई आप डाइलेक्ट्रिक जो है क्यों इंसर्ट करते हैं किसी भी कैपेसिटर के बीच में, तो उसका रीजन हमने बताया था कि उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास में, जब भी हम क्या ले रहे हैं कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक लेते हैं तो हमने कल पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था मैंने। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमने क्या बताई थी, इट इज द रेशो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब भी हम किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या करते हैं, किसके अंदर प्लेस करते हैं, किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो जाता है, फील्ड रिड्यूस हो जाता है, कभी भी जीरो नहीं होता है। कंडक्टर के केस में हमने क्या बताया था कि उस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो है कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। जहाँ पे हमारे पास में इसकी वैल्यू जो आई थी के इज इक्वल टू यानी कि ई नोट अपॉन में ई, ये जो वैल्यू है ई इज द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई इज नॉट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आई थी ई नोट माइनस ई पी। ई पी क्या है, यहाँ पे पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, जब क्या हो गया उसने डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर लिया उस केस में, तो यहाँ पे के की वैल्यू हमने क्या बताई थी, ई नोट बाई ई नोट माइनस ई पी, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में हमने पढ़ा था कल हमने कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ इसका रिलेशन भी बताया था कि आपके पास में इसका रिलेशन जो है वो क्या आता है, हमने उसको किस फॉर्म में रखा था। यहाँ से देखिए इसी फॉर्मूले को हम पुट कर देते हैं, यानी कि मैंने एक फॉर्मूला और बताया था जिसके बीच में कि रिलेशन बिटवीन द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा और सिग्मा पी, तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशन हमने पढ़ा था। इनके बीच में जो रिलेशन आया था वो रिलेशन क्या था हमारे पास में, कि जो हमने क्या देखा था, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके इक्वल आता है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये आपके पास में क्या है, ये सिग्मा डैश है बेटा, यहाँ पे अभी आप मत लिखो इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू जो हम कहाँ से निकालते हैं, के इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, तो यहाँ से ई की वैल्यू जो आती है वो क्या आ जाती है, ई नॉट बाई के, तो इसको हम चेंज कर देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई के इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे, ई नॉट जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है प्लेट्स के बीच में, जहाँ पे हमने दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या प्लेट इंसर्ट कर रखी है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, और मैंने इसको क्या लिखा है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। ई को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ई नोट बाई के, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट के इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है किसके बीच में, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी इनके बीच में। ये पोलराइज है या इंड्यूस भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, सिग्मा पी को, तो ये माइनस है यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू में सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और इधर क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, और ये सिग्मा की वैल्यू जो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन के माइनस सिग्मा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के, और यहाँ से सिग्मा को कॉमन ले लें, 1 माइनस 1 बाई के।
तो ये सिग्मा पी जो है यानी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, सिग्मा इंटू में के माइनस 1/k के इक्वल आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला कल हम देख चुके थे। ये किसके बीच में रिलेशन है, इन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में रिलेशन है। ठीक है, आज जो अभी हमें नेक्स्ट देखना है, क्या देखना है, पोलराइजेशन डेंसिटी देखनी है। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, आपने यहाँ पे मेन रिजल्ट याद रखना है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है। जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट करते हैं तो बेटा वहाँ पे रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0 माइनस EP, ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, अब देखो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है। पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट डू डिफाइन द पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, और आपसे क्या पूछेगा कि यहाँ पे आप रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को पोलराइजेशन डेंसिटी के फॉर्म में यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी अगला टॉपिक है हमारे पास में पोलराइजेशन डेंसिटी। तो देखिए पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है। पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, जब भी हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में प्लेस कर रहे हैं, तो वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है कितना जो है उसके ऊपर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है उसके टोटल वॉल्यूम के अप्रोच, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो हम क्या बताएंगे, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब is placed in uniform electric field, then induced dipole moment per unit volume of a dielectric slab। हमने क्या देखा था कि मान लो आपने क्या ले रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मैंने क्या रख दी, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी। यहाँ पे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक यूनिफॉर्म फील्ड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो क्या बताते हैं हम कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब नॉन पोलर है ये। ठीक है, जहाँ पे इसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं इस तरह से। इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डालता है, फोर्स डालता है। फोर्स लगने की वजह से क्या कर जाएंगे, ये जो है पार्टिकल्स स्ट्रेच कर जाते हैं, टॉर्क एग्जर्ट होता है इनके ऊपर, और इनके ऊपर टॉर्क लगने की वजह से ये क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेच होने की वजह से ये जो है इनके बीच में जो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं। एक साइड हम क्या देखते हैं, कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और एक साइड कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। किसके ऊपर, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये मान लो इनिशियल इसके पास में प्लस सिग्मा था प्लेट्स के ऊपर, इधर माइनस, और ये इस प्लेट के डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो फेस के ऊपर एक साइड जो है सरफेस चार्ज इंड्यूस हो जाता है, कैसा, प्लस सिग्मा, इस साइड माइनस सिग्मा इंड्यूस, और इस साइड प्लस सिग्मा इंड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसकी मान लो आपके पास में इसके जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो किसके इक्वल ले रखी, मान लो D है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस क्या है, D है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। जब हमने इसको कहाँ पे प्लेस कर दिया, एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर इसको प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होगी, पोलराइज होगी, इसके ऊपर क्या हो गया, खुद का डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया इसके टोटल वॉल्यूम पे। तो देखिए डाइपोल मोमेंट जो है क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसके इक्वल होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट हम क्या बताते हैं, क्यू इंटू में डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास में इसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो चार्ज किसके इक्वल इंड्यूस हुआ है, मान लो कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये क्यू पी, और इसकी डिस्टेंस क्या है, डी। ठीक है,
और अब हमें पोलराइजेशन डेंसिटी को हम P से डिनोट करते हैं। ये क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी। और पोलराइजेशन डेंसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे? P से। और पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो P इज इक्वल टू QPD अपॉन में AD, D से D कैंसिल, और ये क्या आ गया? QP बाई A। अब हमने क्या पढ़ा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? Q बाई A। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा P। तो पोलराइजेशन डेंसिटी यानी किसके इक्वल आ गया? सिग्मा P के इक्वल आ गया। तो याद रखेंगे आपके पास में सबसे पहले जो है पोलराइजेशन डेंसिटी होती क्या है, ठीक है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि जो है डाइपोल मोमेंट का इंड्यूस होना किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर, जब हम उसको कहाँ प्लेस कर रहे हैं? एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है? उसके टोटल वॉल्यूम के अक्रॉस कितना जो है डाइपोल इंड्यूस हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन डेंसिटी। और पोलराइजेशन डेंसिटी जो है वो किसके इक्वल आ रही है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आ रही है, यानी सिग्मा P के इक्वल। जो पोलराइज हुई है स्लैब उसी के इक्वल आ रही है, ठीक है। इसकी यूनिट किसके इक्वल होगी? आप यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन डेंसिटी यानी आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी? यहाँ से कूलाम। देखो सिग्मा P यानी क्या है आपके पास में? Q बाई A। तो इसकी यूनिट जो आएगी वो किसके इक्वल होगी? SI यूनिट, यानी Q क्या है? कूलाम, और नीचे एरिया तो ये मीटर इनवर्स स्क्वायर। इसकी यूनिट होगी पोलराइजेशन डेंसिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? देखो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यानी क्या बताता है कि जब आपने किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कहाँ रखा है? किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा है, तो वो स्लैब जो है कितनी जो है क्या हुई है? पोलराइज हुई है, उसकी स्ट्रेंथ को जो दे रहा है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी जैसे क्या है? कांस्टेंट है। जैसे हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। सिमिलर यहाँ पे भी आपके पास में क्या है? ससेप्टिबिलिटी जो है हमें क्या बताता है कि अगर आप किसी भी जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कहाँ रख रहे हैं, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर रखेंगे स्लैब भी क्या होगी? उतनी ज्यादा पोलराइज होगी। तो यानी हम क्या बताते हैं? ये क्या है? एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। ये सिर्फ हमें क्या बताता है? इट गिव्स द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द जो है स्लैब, यानी कि ये क्या बताता है? किसी भी डाइलेक्ट्रिक, क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। आपके पास में टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को सबसे पहले हमारे पास ये जो साइन होता है, साई जिसको बोलते हैं CHI, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? CHI। ये इसका क्या होता है? सिंबल होता है, साई इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है? इट गिव्स द बिहेवियर, गिव्स इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। जब आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक को कहाँ रख रहे हैं? यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर प्लेस कर रहे हैं, तो वो सब्सटेंस कितना पोलराइज हुआ है उसके बिहेवियर के बारे में जो हमें बताता है, यानी उसको हम क्या बता रहे हैं? क्या है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? यानी आपने जो है उस कंडक्टर के अक्रॉस कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक के केस में, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक polarization is directly proportional to the electric field, ठीक है। कि कोई भी सब्सटेंस जो है पोलराइज होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? ये पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है? P is directly proportional to electric field। जब आप प्रोपोर्शनल को डालते हैं तो इसकी जगह हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है और इसको हम एप्सिलॉन नॉट जाई E, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट क्यों है? ये ताकि इस एप्सिलॉन ये जाई को ससेप्टिबिलिटी को क्या बनाने के लिए? डायमेंशनल लेस, इसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हम इसके साथ में क्या लेते हैं? एक कांस्टेंट टर्म यानी एप्सिलॉन नॉट लगा देते हैं, ताकि हमारे पास में जाई जो है वो रिमेंस क्या रहे? कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ गई, तो जाई का हमें फॉर्मूला चाहिए। जाई किसके इक्वल आ गया? P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट E के इक्वल आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी? P क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी जो अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? कूलाम मीटर इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि P जो है
वो क्या पढ़ा था, किसके इक्वल है, सिग्मा पी। और सिग्मा पी क्या होता है, क्यू पी बाई ए होता है। और इसके लिए कूलाम मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हम क्या बताएंगे, कूलाम मीटर इनवर्स स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, नीचे क्या है, एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट हम जानते हैं, एप्सिलॉन नोट क्या होती है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या चाहिए हमें, एप्सिलॉन नोट, तो क्या आ जाएगा 4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट यहाँ लिख देंगे, तो यानी क्या आ गया, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। और बेटा ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपके पास में, एफ बाई क्यू, तो ये न्यूटन कूलम इनवर्स। तो यहाँ से आपके पास देखो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, एक कूलम से एक कूलम कैंसिल, और ये कूलम इससे कैंसिल, और ये आपके पास में कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी वैल्यू, तो देखिए आपके पास में ये वैल्यू आ गई है, तो ये आपके पास में मीटर की पावर 4 आ रही है, 4 नहीं आनी चाहिए बेटा इसकी वैल्यू को। देखो ये मीटर इनवर्स स्केल से मीटर इनवर्स स्केल कैंसिल, यानी क्या आ गया, कोई यूनिट नहीं है इसकी, क्या है ये, यूनिट लेस। ठीक है, यानी हम सही चल रहे थे कि कोई भी यानी कि यूनिट लेस आएगी, ये यूनिट लेस है, यानी क्या है, ये डायमेंशनल लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, जाई जो है वो क्या है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ये यूनिट लेस है, डायमेंशनल लेस है, ना ही इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ना ही इसकी कोई यूनिट होती है। ये सिर्फ क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, जाई है। तो आपके पास में जाई की यूनिट क्या होती है, तो ये क्या बताएंगे, जाई जो है ये क्या है, जाई इज ए नंबर। क्या देता है, ये हमें एक नंबर देता है, ये सिर्फ हमें स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, मैंने क्या बताया, यूनिट लेस है एंड ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में आता है कि आपको जो है रिलेशन बताना है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारे पास में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम। ठीक है, और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में क्या है, देखिए बेटा अभी हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन देखना है। तो इस रिलेशन को हम कैसे देखेंगे, तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे कि जो है रिड्यूस, एज वी नो दैट जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कहाँ प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होता, क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो ये किसके इक्वल आएगा, ई नोट माइनस ई पी के इक्वल आता है। क्या है ये, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से देखिए इसको हम क्या करेंगे कि रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो यहाँ पे, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जैसे हमने प्लेस किया है, तो वहाँ पे रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी आ गया। ठीक है, अब देखिए भाई ई नोट हमने पढ़ा था क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ई पी क्या है, ये पोलराइज हुई है तब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस फील्ड आई है, तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट यहाँ पुट करें तो ये क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखो थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया था सिग्मा पी जो है किसके इक्वल होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी। पुट कर दें यहाँ पे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। और पी की वैल्यू बेटा अभी किसके इक्वल पड़ी थी, एप्सिलॉन नोट जाई E के इक्वल। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस एप्सिलॉन नोट जाई E अपॉन में एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, E प्लस में जाई E इज इक्वल टू E, तो ये E इंटू में 1 प्लस में जाई इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास में
ये क्या थी, ई नोट थी, ये ई नोट वैल्यू, और ये 1 प्लस में जाई ई नोट बाई ई, ये किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 1 प्लस जाई। तो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन देखा था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि आपके पास में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या आएगा, ये रिलेशन आएगा। ठीक है, देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक के स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, एक फील्ड के अंदर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं किसको, डाइलेक्ट्रिक को, तो स्लैब क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, अगर हम क्या कर दें, उस फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, as we increase further electric field across the dielectric, then the electrons present in the dielectrics they may get क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाते हैं, फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। तो इसी तरह से क्या कह रहा है, अगर हमने क्या कर दिया, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अक्रॉस अगर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, इतनी ज़्यादा बढ़ा दिया आपने कि वो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो भी आपके पास में जो एटम्स हैं, वो एटम्स क्या हो जाते हैं, वो स्ट्रेच हो जाते हैं। तो आप लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाए जा रहे हैं, तो एटम्स या मॉलिक्यूल स्ट्रेच होते होते एक कंडीशन ऐसी आती है कि वहाँ पे उस एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो सारे क्या हो जाते हैं, वहाँ से डिटैच हो जाते हैं। तो यानी वो हम क्या बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, हमने किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस इतना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है कि आपके पास में उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो जाते हैं, उस एटम से डिटैच हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि उस कंडीशन, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से उस एटम से डिटैच होते हैं, तो उस कंडीशन यानी जो आपने इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अक्रॉस से, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होना शुरू कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वी ब्रेक अपॉन में डी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अक्रॉस क्या कर रहे हैं, इसको यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर प्लेस किया है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर यहाँ पे आपने इतनी ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कर दी है, तभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है बिना ब्रेक डाउन किए हुए अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को कैरी कर रही है, तो वो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब विदाउट कोजिंग इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, यानी कि वो अपनी बिना किसी प्रॉपर्टी को लॉस किए हुए उसके अक्रॉस अगर आपने क्या कर दिया कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है और उसका ब्रेक डाउन भी आ गया, लेकिन तब भी वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को कैरी कर रही है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या देखनी थी, इसकी डेफिनेशन देखी थी, भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है और इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन क्या होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन का मतलब यहाँ से क्या हो जाता है कि आपके डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी वो क्या करता है, जैसे एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, वहां से एनर्जी मिल जाती है, तो एक स्टेट से बाहर से दूसरी स्टेट में जंप करना शुरू कर देते हैं, कंडक्शन हो जाता है। इसी तरह से यहाँ से भी एटम्स जो है इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, एक कंडीशन ऐसी आती है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है क्या करना शुरू कर देते हैं, बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन कहलाता है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अंदर मतलब क्या है कि आपके पास में जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर उस इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की कंडीशन, यानी आपने इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, यानी उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वो कैरी कर रही है उसके जो है ब्रेक डाउन के ऊपर भी, विदाउट एनी कोजिंग, यानी बिना किसी डैमेज किए हुए, बिना कोई जो है इसका ब्रेक डाउन को कोज किए क्या करती है, वो उस प्रॉपर्टी को कैरी करती है, तो क्या कहलाता है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए बेटा, हमने क्या लिया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, इस साइड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। इस प्लेट का एरिया जो है ए है, इसका भी एरिया ए है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है। यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म फील्ड एडजस्ट करेगा। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, यूनिफॉर्म फील्ड।
अब यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दी है जिसकी थिकनेस जो है वो हमने क्या ले रखी है, T थिकनेस। ठीक है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका क्या, K दिया हुआ है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है, K है। तो यहाँ पे हमने रख दिया, मान लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी क्या है, K है। तो यहाँ पे K इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसके पास क्रॉस सेक्शन एरिया वही A है, ठीक है। थिकनेस इसकी क्या है, D है। हमने कहाँ रख दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। जैसे हम इसको प्लेस करते हैं तो यहाँ पे इसके बीच में क्या था, यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था। ये यूनिफॉर्म फील्ड क्या करेगा, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक साइड क्या हो जाएगा, यानी इसको पोलराइज बना देगी, जहां पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, पोलराइज होगी। तो इसके अंदर क्या कह रहा है यहाँ पे कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वो किसके इक्वल आता है, E नोट माइनस E2। ये क्या है, रिड्यूस फील्ड। ये क्या है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E नोट था ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि स्लैब के इनसाइड कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाता होता, क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से स्लैब को हटाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव करते हैं, स्लैब वापस क्या हो जाती है, यानी डाइपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा। कोई चार्ज, कोई डाइपोल इसके ऊपर इंड्यूस नहीं होगा। ये जब तक इंड्यूस होगा इसके ऊपर, जब तक आपने इसको कहाँ रख रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। अब हम क्या कर निकालना चाहते हैं, यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं कि जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में प्लेस किया है, तो वहाँ पे इसके कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट वी कंसीडर a parallel plate capacitor having कैपेसिटेंस। उसके पास कैपेसिटेंस क्या था, जब उसके बीच में क्या थी, एयर थी, तो उस केस में C नोट से हम इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नोट A बाई डी। जब A क्या है उस प्लेट का, यानी जो मेटल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, थिकनेस क्या है उसकी, D है, ठीक है। अब जैसे हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये स्लैब पोलराइज हो जाती है। और जैसे ये पोलराइज होगी तो यहाँ पे इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाता है, EP इज इक्वल टू सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। स्लैब क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। तो हमें निकालना क्या है कि इसके इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस स्लैब के इनसाइड जो रिड्यूस फील्ड आएगा वो क्या आएगा, E नोट माइनस EP। और यहाँ से हम इसकी वैल्यू को दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो आपके पास में E की वैल्यू जो आती है, यानी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हम पढ़ते हैं K इज इक्वल टू क्या होता है, E नोट अपॉन में E। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, E नोट बाई E। तो यहाँ से आपके पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E नोट बाई K आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था, इसको हमने सेकंड माना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, C हमें निकालना है, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो मान लो इसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या है, Q चार्ज था, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या बताएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस across the plates। पोटेंशियल डिफरेंस E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, V बाई डी पढ़ा है। तो V किसके इक्वल आएगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, देखो एक तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का और एक जो स्पेस बच गया उसका। अब देखो जो आपके पास में जो स्पेस है उसकी थिकनेस, यहाँ पे ये थिकनेस कितना है, D माइनस टी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नोट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, E नोट इंटू में D माइनस टी। यानी कि जो एम्प्टी स्पेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ के, इसके अलावा यहाँ जो बची, इस केस में पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट, डिस्टेंस कितना बचा, टोटल D थी, D में से ये T घटा दो और साथ में इसकी कितनी बची, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम ले लेंगे। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है, इनटू में इसकी थिकनेस T है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट कर दी हमने, E की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास में V जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस
ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस में ई इंटू टी। अब के अभी हमने पढ़ा था कि क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस फील्ड। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट बाई के, इसको आप यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये ई नॉट इंटू में डी माइनस टी प्लस में ई नॉट बाई के इंटू टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस जो है वो कितना आएगा, जैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, कैपेसिटेंस जो आएगा इसका वो किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से देखिए कैपेसिटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब आफ्टर इंट्रोड्यूस dielectric slab, capacitance of parallel plate capacitor, after insert dielectric slab। कैपेसिटेंस जो है वो क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्या आ गया, अब यहाँ से Q की वैल्यू एज इट इज, V देखिए V की वैल्यू भी आपने निकाली है, ई नोट इंटू में डी माइनस टी प्लस ई नोट टी बाई के रख दिया। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ से देखिए आपके पास में मैं ऊपर वाली लाइन दिखा रही हूँ, तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, ये इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट कॉमन है डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और बेटा ई नॉट क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, क्यू अपॉन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और सिग्मा क्या होता है क्यू बाई ए। तो ये आपके पास में एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्यू बाई ए, और ये डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारे पास में क्या आ गया, कैपेसिटेंस। जब भी हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो ये डिस्टेंस क्या हो रही है, डी माइनस टी प्लस टी बाई की, यानी ये वैल्यू क्या हो रही है, इसमें से रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या बताएंगे कि जब भी हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो कैपेसिटेंस जो होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो याद रखना, जब भी आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास में कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आती है वो किसके इक्वल आती है, ये आपके पास में C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस में टी बाई के। अगर हम यहाँ से क्या निकालें, इस डी को कॉमन निकाल लेते हैं, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी इंटू में 1 माइनस टी बाई डी प्लस में टी बाई डी के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या बच गया, सी नॉट। तो ये सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आपके पास जब इसके बीच में क्या थी, एयर फील्ड थी, तब हमने ये ले रखा था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी नॉट अपॉन में 1 माइनस, और इसको एलसीएम लेंगे तो आपके पास में वही वैल्यू आ जाएगी। तो सी 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी, ठीक है, ये सी नॉट की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से भी देखिए बेटा एक बार, अगर हम यहाँ से डी को कॉमन निकालना चाह रहे हैं तो इस डी को कॉमन निकालने के लिए हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें और ऊपर वाला जो डी था वो बाहर आ गया, तभी तो आपके पास ये बचेगा 1 माइनस, यहाँ से मान लो ये डी था। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा, टी बाई डी प्लस टी बाई डी, ये हमारे पास नेट कैपेसिटेंस बचेगा जब भी हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास में कैपेसिटेंस ये हो जाएगा। अब देखिए मैं इसका केस बता रही हूँ, तो केस देखिए क्या आएगा, केस फर्स्ट, अगर हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरी तरह से इंसर्ट कर दिया किसके बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में। केस फर्स्ट, इफ
टी इज इक्वल टू डी। तो सी हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस केस में रखो यहाँ पे, ये इसका मेन रिजल्ट है, इसी के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी माइनस डी प्लस डी बाई के। तो ये क्या आ गया, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी बाई के। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू के टाइम्स क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरी तरह से कंप्लीटली जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर देते हैं तो उस केस में हम क्या बताएंगे, उस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का जो है क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। केस 2 देखिए क्या बता रहा है कि अगर हम क्या करें, इफ एन, अभी तक तो जो हमने कैपेसिटेंस निकाला था वो क्या था, जब आपके पास में एक सिंगल जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट की थी, उस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा था, डी माइनस डी प्लस डी बाई के। ये रिजल्ट था जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। अगर हम क्या करें, इफ एन आइडेंटिकल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स आर inserted in between parallel plate capacitor तो उस केस में हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट, जिनकी थिकनेस क्या है, हैविंग थिकनेस एंड आइडेंटिकल स्लैब्स हैविंग थिकनेस, और लिखो बेटा यहाँ पे, हैविंग थिकनेस T1, T2, T3 एंड एज Tn। ठीक है, तो यहाँ पे C जो है एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 बाई के प्लस T2 बाई के प्लस ये अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स का अलग अलग जो है हमारे पास में क्या होगा, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। जो पहली स्लैब थी उसकी थिकनेस T1 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, सेकंड का T2 और थर्ड का क्या हो जाएगा, T3 अपॉन K3 प्लस में Tn अपॉन में Kn। ठीक है, अब अगर हम लगा दें इफ T1 माइनस T2 प्लस, यानी इन सभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स की जो थिकनेस थी अगर वो किसके इक्वल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की थिकनेस के इक्वल है, तो उस केस में हमारे पास C क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट A अपॉन में T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस में Tn अपॉन में Tn। तो ये हमारे पास में क्या बचेगा, उनका नेट कैपेसिटेंस आएगा। देखिए बेटा हमारे पास में भी वही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस के ऊपर। हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है किसका, जब हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या इंसर्ट कर रहे हैं, एक कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, मैंने बताया था कंडक्टर का और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जब हम प्लेस करते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू रिड्यूस। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, एक साइड जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, एक साइड पॉजिटिव इंड्यूस हो जाता है। लेकिन जैसे हम कंडक्टिंग स्लैब को रखते हैं इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसकी थिकनेस क्या थी, डी थी, कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस क्या थी, टी। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल जब हमने इसको इंसर्ट नहीं किया था उस केस में कैपेसिटेंस क्या था, एप्सिलॉन नोट A बाई डी था। पैरेलल प्लेट जो है आपकी इनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है, और इनके बीच की डिस्टेंस D थी, जो एयर थी इनके बीच में। अब जैसे हमने ये कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है इसका, कि इसके इंसर्ट करने पर यानी कि आफ्टर इंट्रोडक्शन द कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या चाहिए, Q बाई V। तो इसके लिए पोटेंशियल हमें क्या चाहिए, V इज इक्वल टू E नोट इंटू में D चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हम किसके बीच का निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपके पास में जो स्पेस था, इस स्पेस के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके इनसाइड जीरो होगा। कहाँ मिलेगा पोटेंशियल, जो रिमेनिंग स्पेस बच गया, तो रिमेनिंग स्पेस यानी कौन सा बच गया आपके पास में, E नोट इंटू में D माइनस T और प्लस में जीरो।
ठीक है, ये तो किसका है आपके पास नहीं बचा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस है ये, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, तो V हमने निकाल दिया। अब C क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E नोट इंटू डी माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ से E नोट की वैल्यू रखो आप, क्या आ जाएगा देखो, C इज इक्वल टू यहाँ से V की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये Q अपॉन में E की वैल्यू सिग्मा अपॉन में A, और ये D माइनस टी, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है बेटा, ये एप्सिलॉन नोट Q अपॉन में Q बाई A, और ये D माइनस टी, तो ये Q से Q कैंसिल, और ये C हमारे पास कितना आ गया, एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस टी। ये हमारे पास जब एक कंडक्टिंग स्लैब हम इंसर्ट करते हैं उस केस में कैपेसिटेंस जो आएगा इस कंडक्टिंग स्लैब का वो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू, यानी ये इफेक्ट पड़ेगा। अगर इसको हम पूरी तरह से फिल कर देते हैं तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, कब होगा जीरो, जब D किसके इक्वल हो जाए, T के इक्वल, तो D T के बराबर होगी, C क्या होगा उसका जीरो हो जाता है। तो आप क्या बताएंगे कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे हम इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कंडक्टिंग स्लैब को रख रहे हैं, डिस्टेंस कम हुई है, डिस्टेंस कम हुई तो इसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उस केस में क्या था, K टाइम्स इंक्रीज हो रहा था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो वो K टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाता है, तो उसका रीजन मैंने बताया था कि वो क्या कर देती हैं कि डाइपोल मोमेंट, उसके एडिशनल डाइपोल मोमेंट होने की वजह से क्या हो जाता है वो, कि उसका जो है क्या बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। लेकिन कंडक्टिंग स्लैब के अंदर ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट इंड्यूस नहीं होता, तो इस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर नेट जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या बताएंगे, जीरो। जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो कहाँ मिलता है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, जो वैक्यूम होता है, उसी के कारण हमें क्या मिलता है, यहाँ पे कैपेसिटेंस मिलता है। ठीक है, ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है।